नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो राष्ट्रपति भवन के इस भव्य प्रांगण में नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली। अब आहिस्ता आहिस्ता करके पता चलेगा कि कौन औपचारिक तौर पर क्या मंत्री है। खबरों के माध्यम से जरूर ये पता चल चुका है। हम इस पर कतई नहीं चर्चा करेंगे और मैं इसे जरूरी नहीं मानता। देखते ही आप तो टेलीविजन का युग है, टेलीविजन में तमाम किस्म के ज्ञान करता है, हर कोई एनालिस्ट बन जाता है आजकल की टीवी के युग में और अपनी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके ज्ञान देता है। मैं कतई ऐसा काम नहीं करूंगा। मेरे साथ जो लोग हैं, हम जिन 4 सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे उसके गंभीर जानकार हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं ना एक टीवी पर नया युग चला हुआ है कि जिन लोगों को विषय की जानकारी नहीं होती वो घंटों घंटों बैठ के ज्ञान देते रहते हैं। तो ये उस तरह के वरिष्ठ पत्रकार टाइप के लोग नहीं हैं, ये बहुत गंभीर लोग हैं और हम 4 सेक्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिसे मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की बड़ी चुनौती है। नरेंद्र मोदी के अगर कार्यकाल का किसी ने आकलन किया हो गुजरात में तो इन 4 क्षेत्रों को वो बहुत अहमियत देगा और ऐसा मेरा खुद का मानना है। हम इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देंगे। हम पावर यानी कि बिजली की जो स्थिति है उस पर आज ध्यान देंगे। हम सड़कों पर, रोड्स पर ध्यान देंगे क्योंकि मोदी का हमेशा से मानना रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या कमिटमेंट्स रहे हैं इस मसले को लेकर उनके घोषणा पत्र में। और इसके अलावा हम इरिगेशन जो है सिंचाई की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तमाम अपनी स्पीचेस में जब वो अपने कैंपेन को चला रहे थे गुजरात के उन मॉडल्स का जिक्र किया कि कैसे नहरों को और नदियों को जोड़ा जा सकता है बेहतर पानी की, बेहतर सिंचाई की व्यवस्था बनाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, ज्ञानवर्धक लोग नहीं हैं यहाँ पर, जानकार लोग हैं जो विषय को समझते हैं। ये वैसे लोगों का नहीं है कि जो आपको इतिहास बताते रहेंगे। आपने देख लिया कौन कौन क्या मंत्री बना है नरेंद्र मोदी की सरकार में, उनके विभाग क्या हैं उस पर हम और चर्चा नहीं करेंगे। हम इन 4 मुद्दों पर ध्यान देंगे। मैं आपको अपने बहुत ही जिसमें मैंने कहा ज्ञानकार नहीं जानकार पैनल से मिलाना चाहूंगा। अनिल राजदान साहब है जो कि फॉर्मर पावर सेक्रेटरी हैं। बिजली के विषय पर मैं बहुत लंबे वक्त से लिखता आया हूं, ये बहुत गंभीर समस्या है। राणा बैनर्जी हैं जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भारत सरकार से वो जुड़े रहे हैं। स्ट्रक्चरिंग जो है सरकार की वो एक बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर टी हक है जो कि फॉर्मर चेयरमैन है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के, कृषि मंत्रालय से जुड़े रहे हैं। और जीके पिल्लई साहब है जो कि आप सब जानते हैं, कुछ देर में हमारे साथ होंगे, जो कि पूर्व गृह सचिव है। तो हम सबसे पहले मसला जो है वो उठाने की कोशिश करेंगे। नवनीत, आप मुझे बता सकते हैं कि जीके पिल्लई साहब हमसे कितनी देर में जुड़ जाएंगे? अगर वो 1 मिनट में हमसे जुड़ जाएंगे तो हम आंतरिक सुरक्षा के ही मसले पर रहेंगे। मैं आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से पहले दिखाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, क्योंकि हमेशा कोई भी चर्चा से पहले बेसिक और बुनियादी बात ये याद रखिएगा, ये इतिहास की पहली भारतीय जनता पार्टी की एक संपूर्ण बहुमत से ज्यादा आंकड़ों की सरकार है। अगर आप हमें दिखा सकते हैं जी, अब ये देखिए, ये बड़ा है, आतंकवाद प्रतिरोध तंत्र को पुनर्स्थापित करना कि जिससे आप आतंकवाद की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बीजेपी के वादे हैं अपने। दूसरा पॉइंट अगर हम आंतरिक सुरक्षा पर आपको यहां पर दिखा सकें, ये बुनियादी जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, हम उसका जिक्र कर रहे हैं यहां पर कि जो तंत्र आपने पहले बनाया था। नवनीत, अगर आप मुझे बता सकते हैं, पिल्लई साहब अगर नहीं आएंगे हम दूसरे विषय पर बढ़ सकते हैं जी। एनआईए की भूमिका और सशक्त करना, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है 26/11 की घटना के बाद इसका गठन हुआ था, इसको बहुत अहमियत दी जाती है कि ये
वो तरीका हो सकता है, वो तंत्र हो सकता है जो घटना से पहले आपको जानकारी दे। इसके अलावा और अगर बीजेपी के वादों की, नवनीत आप मुझे बता सकते हैं लिस्ट यहां पर? जी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, जो उसमें सुधार होना। हम सीधे चल सकते हैं जीके पिल्लाई साहब के पास, जो कि आप सब जानते हैं पूर्व गृह सचिव रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं। अभी तक जो अनुमान है उसके हिसाब से ये मंत्रालय राजनाथ सिंह को मिलने की उम्मीद है। पिल्लाई साहब, आपके अपने असेसमेंट से सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती इंटरनल सिक्योरिटी पर नरेंद्र मोदी या अगर राजनाथ सिंह का ही ये मंत्रालय होने वाला है तो उनकी क्या होगी इंटरनल सिक्योरिटी पर? इंटरनल सिक्योरिटी में तो पहले ऐसा है कि पुलिस रिफॉर्म्स लागू करना है जी। दूसरा है कि पुलिस का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, कुछ 10 से 14 लाख पुलिस फोर्स और बढ़ाना है। और तीसरा है कि पुलिस का ट्रेनिंग उसमें बहुत कमियां हैं और पुलिस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म, क्योंकि एक बहुत पुराना मसला है, ये सबसे बड़ी और पहली चुनौती होगी नरेंद्र मोदी। ये बड़ा आसान नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स को लागू कर पाना। ये सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर सरकारें जो है एक तरह से उसको लागू करने से बचती रही है, या अगर उसको लागू किया है तो राज्यों में उसको पढ़ते हुए, अब पुलिस रिफॉर्म एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने बहुत काम किया है, तो उसको अपनी तरह से उन्होंने उन कानूनों को या उन रिफॉर्म्स को बनाकर लागू किया है जिनका अंततः नतीजा बहुत अच्छा नहीं आया है। ऐसा है कि पुलिस रिफॉर्म्स तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है और उसमें मेरा व्यक्तिगत अनुमान में ऐसा है कि जब तक 1-2 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हम जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक पुलिस रिफॉर्म्स लागू नहीं होगा। अनिल राजदान हंस रहे हैं यहां पे। अनिल राजदान, जीके पिल्ले साहब को माना जब तक एक डायरेक्टर जनरल में राणा बैनर्जी से भी पूछा जाऊंगा, जेल नहीं जाएंगे जब तक। मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं पुलिस रिफॉर्म्स और मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो बहुत अच्छा है रिफॉर्म्स को लेकर, लेकिन हर इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं इसको छूना चाहती। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म जो है, पब्लिक कॉन्फिडेंस पुलिस में इंडिया में ये है कि जब तक कि आप ये कॉन्फिडेंस नहीं डालेंगे सिटीजन में कि द पुलिसमैन इज योर फ्रेंड एंड ही इज योर गार्डियन, तब तक ये जो रैपोर्ट है वो नहीं आएगा। तब तक आप कोई रिफॉर्म कर लें वो नहीं है। हमारी अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडिशन थी वो ये थी कि द पुलिस फोर्स वाज अ ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश एम्पायर वर्चुअली। तो उनका उस वक्त नजरिया कुछ और था जो कि उतनी अपनी कंट्री में नहीं था। द बॉबी वॉज ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ द लोकल सिटीजन, यहाँ कुछ और था। तो वो जब तक बिल्कुल सही कह रहे हैं गोपाल के, जब तक वो चेंज नहीं होता मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है। राणा बैनर्जी, इसमें पहला पॉइंट जीके पिल्लाई साहब ने बड़े, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मतलब बहुत कॉलम्स लिखे, मैंने कार्यक्रम किया, कोई इस पर कमिटमेंट नहीं देता सरकार की तरफ से पुलिस रिफॉर्म्स पर। मैं नहीं समझता कि डीजीपीस को बंद करने से कोई फायदा होगा, क्योंकि द्विवीय शासन का जो मसला है ये राजनीतिक मसला है। ये स्टेट और सेंटर की पावर्स के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ है कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो हर एक राज्य में जो राजनीतिक लीडरशिप होती है वो पुलिस को अपने कामों में लगाने में ज्यादा सक्षम मानती है और वो नहीं चाहती है कि सेंटर इस पे हस्तक्षेप करे। तो पुलिस रिफॉर्म का जो मुद्दा है, नेता के हाथ की लाठी होती है। जी बिल्कुल सीधी बात है। और इसको अगर बदलना है, अगर रिफॉर्म में कुछ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक करना है, ट्रांसफरों के लिए कमेटी बनानी है, उनको फिक्स टेन्योर देना है, थाने तक फिक्स टेन्योर लेके देना है, कोई भी राजनेता इसको मान के चलने के लिए तैयार नहीं होता है राज्य स्तर पे।
अब उसके लिए एक मैच्योर पॉलिटिकल अप्रोच की बहुत जरूरत है, जिसमें कि सेंटर और स्टेट का ताउन अगर एस्टैब्लिश हो जाए तब जाके कुछ बात आगे बढ़ सकती है। तो इसमें पॉलिटिकल विल की बात है और पुलिस रिफॉर्म को आगे ले जाने की बात। सर, हम लोग अभी भी कहेंगे पॉलिटिकल विल, क्योंकि एक गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अब काबिज है, सरकार के पास नंबर्स की कोई कमी नहीं है। अब मतलब वो हमेशा मुझे समझाया था राज्यसभा के समीकरणों को छोड़कर अब कुछ बड़ा, अब वो इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं। अब कौन सा विल, अगर अब आप विल नहीं दिखा सकते तो कब दिखाएंगे? संभावना बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर दूसरी सरकार है, तो आप लागू उसको कैसे करेंगे सर? मैं ये समझता हूं कि उसी एक हमारे पुलिसिंग में एक जो बहुत खामी आ रही है वो ये है कि जो बेसिस है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो थाना है। और जब तक कि वो थानेदार जो है वहाँ जो इंचार्ज है, जो अमला है, वो 3 से 5 साल तक नहीं रहेगा, उनको सारे क्राइम के बारे में, टोटल इंटेलिजेंस के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी, क्राइम कंट्रोल वो नहीं कर पाएंगे। पुराने सिस्टम्स ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनमें खुफिया रजिस्टर रखे जाते थे, उनकी पूरी जानकारी होती थी। अब अगर चंद महीनों में और चंद हफ्तों में अगर हम उनको लोगों को ट्रांसफर करते रहेंगे और एक्सपेक्ट करें कि वो आप बहुत अच्छा पॉइंट रखे, क्योंकि ये सब बोला है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत कि एसएचओ के स्तर से लेकर कमिश्नर के स्तर तक क्या टेन्योर किस तरह से बनना चाहिए, वो बहुत स्पष्ट है। पहले सब दूसरा पॉइंट जो है, मुझे अच्छी तरह से याद है 26/11 की घटना के समय भी मेरी नरेंद्र मोदी से बात हुई थी और बहुत चर्चा रही है आतंकवाद के मसले को लेकर, तब से लेकर अब तक। एनआईए को मजबूत करने की जैसे बात कही गई है, जो ओरिजिनल मैकेनिज्म है एक तरह से टेररिज्म से लड़ने का, उसको वापस लाने की बात कही गई। इन सब का मतलब क्या होता है? क्या एनआईए जो अभी के स्वरूप में है वो आपको कमजोर नजर आता है? देखो, ऐसा है कि एनआईए है जो टेररिस्ट अटैक के बाद जी उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एजेंसी है। हमें तो टेररिस्ट अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए हमारा इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बोथ इंटरनल इंटेलिजेंस और जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, दोनों को हम बहुत मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें पता लगेगा कि टेररिस्ट अटैक्स आने वाला है, उसके पहले ही हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं काउंटर टेररिज्म के लिए हमें ज्यादा कारगर होने की जरूरत है, ज्यादा इफेक्टिव होने की जरूरत है। हाँ, हमें पूरा एजेंसीज है, जो हमारा स्टेट का इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सेंट्रल का आईबी है, जो आरएनडीडब्ल्यू है, ये सब एक साथ काम करना पड़ेगा। और हमें हमारा इंटेलिजेंस एक तो है स्ट्रेंथ भी अभी बढ़ाना है, और उनका जो कैपेबिलिटीज है वो भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना है। अब दो ये पॉइंट बड़े साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज, आपके हिसाब से आपके अपने कार्यकाल को देखते हुए, अपने टेन्योर को देखते हुए, सबसे बड़ी कमजोरी इसमें क्या है? बहुत सारी बहस हुई इस बात को लेकर कि जिस तरह से आप जानकारी हासिल करते हैं उसमें कमजोरी है, और जिस तरह से जानकारियों को शेयर किया जाता है बाकी सरकारों के साथ, मिसाल के तौर पर राज्य सरकारों के साथ, उसमें कमजोरी है। आपके हिसाब से आज की स्थिति में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी ऐसा है कि हमारा वो जो कैपेबिलिटीज है, हमारा जो इंटेलिजेंस, तो लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस, हमें तो टेररिस्ट ग्रुप्स जो दूसरा समाज में, हमारा वो डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए। तो आज एक 2 महीने के या 6 महीने का वो इंटेलिजेंस नहीं है, हमें तो 5 साल, 10 साल, 15 साल की फ्यूचर देके ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरा बॉडीज के ऊपर हम पेनिट्रेट करके इंटेलिजेंस लेना पड़ेगा। हमें इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर हम बस रिएक्टिव ही होता है। इंटेलिजेंस नहीं तो प्रॉब्लम ये कि आप अगर इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास, तो आप एक तरह से घटना के बाद, मतलब ये देश के पूर्व गृह सचिव कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती। इससे मैंने कहा इनको उन 4 एजेंडाज में से गिनता हूं जो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चैलेंजेस में से, कि आप ज्यादा रिएक्शनरी हैं, प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया आप ज्यादा करते हैं,
कुछ हद तक बात सही है, दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ये इसको इम्प्रूव करना, जैसे उन्होंने कहा, ये लंबा काम है, एक दिन में या 2 दिन में नहीं हो सकता है, तो इसको टिक के करने की जरूरत है। और बाकी जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसको जो है टेक्निकल क्वालिटीज इक्विपमेंट के जरिए बढ़ाने की जरूरत है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्टेट पुलिस में और सेंट्रल पुलिस में कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क है, और कोऑर्डिनेशन में भी गलतियां हो जाती हैं, देरी हो जाती है। तो ये दोनों फोकस अगर हो जाए कि इंप्रूवमेंट इन इक्विपमेंट, क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, तो ये अगर कंसर्टेड वे में काम हो, पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अभी जो रिसेंट अरेस्ट हुए हैं इंडियन मुजाहिदीन के, वो ये दर्शाते हैं कि पहले से ज्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है। तो इस दिशा में और आगे काम करने की जरूरत है। पिल्ले साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। हम एक आपको मूलतः ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को आंतरिक सुरक्षा के मामले पर क्या करने की जरूरत है चुनौती के रूप में। दूसरा विषय जो हम उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो है बिजली का। थोड़ा सा आपको ब्रेक में जाने से पहले 40 सेकंड में समझा दूं कि इस मुल्क की तकरीबन आज भी 68% बिजली का जो उत्पादन होता है वो ऐसे पावर प्लांट्स के जरिए होता है जो कोल पर निर्भर करते हैं। जब भी आप किसी भी नेता से, मैं यहां नाम नहीं ले रहा हूं, बिजली के दाम ऐसे कम करने वैसे कम करने के सियासी वादे सुनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी पावर से जुड़ी, पावर पॉलिटिक्स पर यानी कि बिजली से जुड़ी सियासत पर नेताओं ने गलती की है तो उनको बहुत हर्जाना, मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं, बहुत हर्जाना भरना पड़ा है जनता के सामने। जनता बदलते हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी में रोशनी चाहती है। नरेंद्र मोदी के गुजरात को जब पिच किया गया लोगों को, और उस मॉडल को इस पूरे हिंदुस्तान ने पसंद किया नरेंद्र मोदी के, इसलिए नरेंद्र मोदी की अपने आप 272 से ज्यादा सीटें आई। उसमें से एक बात और जोड़ी गई थी और बड़े पुरजोर तरीके से, स्ट्रेसफुल तरीके से जोड़ी गई थी कि गुजरात में बिजली की व्यवस्था देखिए। तो क्या गुजरात में जो बिजली की व्यवस्था है, क्या वो पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगी? यकीन मानिए नरेंद्र मोदी के अहम एजेंडों में से एक है। हमारे साथ अनिल राजदान साहब मौजूद है जो कि फॉर्मर पावर सेक्रेटरी हैं। हम इनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, मसला बिजली का। तो ब्रेक में जाने से पहले मैं जो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था, वो है बिजली यानी कि पावर। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मॉडल में कि वहां पर 100% बिजली आती है कई इलाकों में, इस बात को बेचा गया और वो बिकी, देश ने उसको एक्सेप्ट किया, माना। व्यापक और जिम्मेदार राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा वक्त दूंगा अनिल राजदान को इसको एक्सप्लेन करने के। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूं मैं, अपनी राय इसमें नहीं दे रहा हूं। ऊर्जा के आधारभूत ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन विकास और प्रौद्योगिकी पर जोर, यानी कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बेटर करिए, मानव संसाधन विकास मतलब कि उसके जरिए अगर लोगों को रोजगार मिल सकता है, काम मिल सकता है, उसका रास्ता अपनाइए। और प्रौद्योगिकी का साफ मतलब है कि आप नए तरीके ढूंढिए। तेल, गैस, पवन ऊर्जा के अधिकतम इस्तेमाल के लिए कदम, क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा का कितना निर्माण होता है इस मुल्क में, उसका प्रतिशत बहुत कमजोर है पारंपरिक ऊर्जा के मुकाबले, तो उसको बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। छोटे हाइड्रो पावर प्लांट लगाने पर जोर देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। ये सब बहुत नई बातें नहीं है। कोयले की खोज, उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। अब मैं आपको जो बात थोड़ी देर पहले बता रहा था कि तकरीबन 70% आज जो बिजली का उत्पादन है वो कोयले से चलने वाली पावर प्लांट्स पर आधारित है, इसलिए कोयले की खोज। इसी बात को मैंने आज से कुछ साल पहले कोल स्कैम से लिंक करके आपको समझाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का विस्तार हो, यानी कि आप एक्सपैंड करिए, जो वैकल्पिक ऊर्जा का माध्यम है सोलर एनर्जी का, उसको आप बढ़ाइए। ये बहुत बहुत गंभीर मसले मैं आपको
समझा रहा हूं, इसी से आपकी और हमारी जिंदगी की रोशनी जुड़ी हुई है। तो ये है बिजली के लिए, ऊर्जा के लिए नरेंद्र मोदी की बीजेपी मैनिफेस्टो का पॉइंट। अनिल राजस्थान, सबसे पहली बात, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त क्या नजर आती है? मैं साथ में ये भी जोड़ दूं कि जब दिल्ली में कोई भी सरकार आए जाए, वो आपको बिजली कम कर दाम पर देने का वादा करती है, मसला अदालत में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है डिस्कॉम्स जो है वो इतने तारीख तक बिजली नहीं काट सकते, उसके बाद डिस्कॉम्स वापस जाते हैं। ये बहुत गंभीर मसले हैं। गर्मी के मौसम से आप गुजर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में। अनिल, देखिए, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया, वो ऊर्जा का। मैं समझता हूँ ऊर्जा का रिलेशनशिप सिर्फ पावर से नहीं है, टोटल एनर्जी से है। बिल्कुल सही बात है। और जो भी डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनमें आई थिंक जो एक फास्टर डेवलपमेंट में ऊर्जा उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ख़ास तौर पे भारत जैसा देश, जहाँ के जो विश्व का औसत है उससे करीब 1/3 है, हमारा तिहाई है सिर्फ। और हम एट द सेम टाइम हम 4th लार्जेस्ट यूजर ऑफ एनर्जी हैं। और इसमें चिंता का विषय ये हो रहा है कि अभी भी बहुत पॉपुलेशन है हमारी जिसके पास कमर्शियल ऊर्जा नहीं उपलब्ध है। एक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हम ले गए गांव में, क्योंकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल तकरीबन टैरिफ इश्यूज की वजह से और नॉन रिकवरी की वजह से वो ठप हो गई थी। तो पहली बात तो ये है कि ऊर्जा और ख़ास तौर पे बिजली ये एक मैन मेड कमोडिटीज़ है, ये कोई नेचर से वैसे ही नहीं प्राप्त हो जाती। तो इनको हमें एज ए कमर्शियल वेंचर ट्रीट करना है। जो इनकी लागत आती है, जो इनकी जो उसको लगाएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी लगाएगा, उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन देखेगा। बिल्कुल उसके बिना वो ये व्यापार है, ऊर्जा व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, ये व्यापार है, ये बिजनेस है। हाँ। क्योंकि वो अगर बैंक में ही रख ले पैसा अपना 10% तो उसको वहीं आ जाएगा इंटरेस्ट। तो जब तक कि उसको 16 से 20%। अनिल राजस्थान, आपको डर लगता है कि जब पॉलिटिक्स में, क्यों कह रहा हूं कि मोदी का बीजेपी ने पिच किया, गुजरात मॉडल का बार बार जिक्र किया, आज इस पैनल में आप जैसे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन साथ में कभी अरविंद केजरीवाल ने जैसे किया, मुझे मेरा अपने आकलन ये कहता है कि आप ये 50% जैसे फॉर्मूले को इस तरह से आप हवा में फेंक कर नहीं जा सकते। लोगों को डर नहीं लगता? क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है जो मौसम की जरूरत का इंतजार नहीं करती। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये हमें एक रिलायबल ग्रिड करनी है। मैं तो ये कहता हूं कई दफा कि डू वी वांट अ पावरफुल इंडिया और वी वांट अ पावरलेस वन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। एक आपको नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स करता है तो 3 दिन तक तकरीबन अंधियारा छा जाता है उत्तर भारत में, अंधियारा छा जाता है। और आपका रिएक्शन भी उसमें क्या था कि आप इमीडिएटली उसको ठीक नहीं कर पाए, हाउ क्विकली वी रिस्पॉन्डेड टू इट। बट कमिंग बैक टू इस पॉइंट पर जो आपने उठाया था, मैं समझता हूं कि जो नई सरकार की मंशा है वो ये है कि एक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी और मैनेजमेंट होना चाहिए। हमने पास्ट में 2006 में ऊर्जा पॉलिसी इंटीग्रेटेड बनाई और यूपीए 1 में मैं कुछ जानता हूं कि प्रधानमंत्री, मैं उस वक्त पेट्रोलियम मंत्रालय में था, कि वो एनर्जी कोऑर्डिनेशन कमेटी को मॉनिटर करते थे, उसकी मीटिंग्स, इश्यूज को देखते थे। यूपीए 2 में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ जी। आपकी इंटीग्रेटेड पॉलिसी अडॉप्ट हो गई 2008 में, मगर उसकी इंप्लीमेंटेशन इंटीग्रेटेड नहीं रही। आपके बहुत मिसमैच हो गया उसमें। जो आपकी, जैसे आपने पॉइंट रेज किया कि हमारी इसेंशियली कोल बेस्ड कैपेसिटीज हैं। अब कैपेसिटी करीब 58% है हमारी कोल बेस्ड, मगर जो जनरेशन है वो करीब 70% है। क्योंकि जो आपके पीएलएफ है फैक्टर वो हायर होता है कोल में और हाइड्रो में कम होता है। गैस का हमारा टोटल अभाव हो गया। जो गैस प्लांट लगा के बैठे हैं उनको गैस उपलब्ध नहीं। अगर वो महंगी गैस प्रोक्योर करते हैं तो उसका कोई खरीदार नहीं है। आज सिचुएशन ये है कि 4 रुपए से ऊपर की बिजली कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीदने से कतराती है। तो हमें एक तो अपनी इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी है, देखना है कि हम कितने साल 2030 तक ये स्थिति रहेगी। तकरीबन कोल ही हमारा मेन स्टे है, तो कोल की जो प्रोडक्शन है वो हर हालत में हमें बढ़ानी है।
मैं एक मेरे पास वक्त कम है, एक आखिरी पॉइंट आपसे जरूर पूछूंगा। नवनीत मेरे डायरेक्टर ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे विषय पर बढ़ेंगे। जब आप अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में सार्क देशों के नेताओं को बुलाते हैं, मैं जानता हूं पावर एक ऐसा मसला है जिसमें आप बड़े अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। पावर से मतलब अंग्रेजी के पावर का लिटरली नहीं है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के आदान प्रदान के क्षेत्र में एक संभावना कोई आपको नजर आती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी संभावना है। खासतौर पर किन मुल्कों से? एक तो देखिए, भूटान के साथ हमारे अच्छे बहुत ताल्लुकात हैं और आदान प्रदान भी है। हाइड्रो पावर हम ले रहे हैं वहां से और प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स आज से 5 साल पहले चालू हो जाने चाहिए थे अगर पॉलिसी मेकर सही एडवाइस लेते और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देते, ना कि गवर्नमेंट सपोर्टेड करते। नेपाल से भी ये हाइड्रो का है। पाकिस्तान के साथ हमारा उस वक्त कुछ साल पहले वो एक्सेस में थे, आज वो निहायत शॉर्टेज में है। तो नेबर्स के साथ पहले जब तक कि आप अपने नेबरहुड को ना ठीक करें, मैं समझता हूं फॉरेन पॉलिसी या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या टेंशंस वो तब तक नहीं ठीक हो सकती। बांग्लादेश से हम पहले गैस मांग रहे थे, उनके पास गैस का बहुत अनुमान लगाया था, बहुत ज्यादा है, मगर उनको कुछ इंटरनल फेयर्स थे। आज उनको शॉर्टेज है, हम दे सकते हैं। डॉक्टर हाक, आप कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद? जी, इसमें एक सिर्फ कमेंट करना चाहूँगा मैं जी कि मेरा जो अपना असेसमेंट में पावर सेक्टर में काम नहीं किया है, लेकिन एग्रीकल्चर में चूंकि मैंने काम किया है, तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी हद तक पावर पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही बात है। और पावर सेक्टर का जो सबसे बड़ा हमारा कमी है इस देश में कि हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस खाली हाइड्रो पावर और थर्मल पावर पे दिया, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को टैप नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक राष्ट्रीय ऑलरेडी है इस गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस देखा रहा हूँ गुजरात का भी, और आपके नितिन गडकरी के कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, उनके पूर्ति शुगर मिल्स के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे उन्होंने जो एग्री वेस्ट को यूज करके जो स्टोव गैस और आपके जो चूल्हा वगैरह में यूज किया है, बायोगैस वो इतना सस्ता है और वो पूरा देश में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। बहुत दिलचस्प बात है। आप कहीं मजा इसलिए मैंने कहा कि ज्ञानकार लोग नहीं है, मेरे जैसे मूर्ख लोग नहीं है, ये जानकार लोग हैं। हम अगले हिस्से में कृषि और इरिगेशन, सिंचाई को जोड़कर बात करने की कोशिश करेंगे। एक और बात, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अक्सर इस बात का जिक्र करते आए हैं कि गुजरात के उनके मॉडल्स में एक तरीका रहा है कि किस तरह से बंजर जमीनों के रास्ते को काट काट कर उन्होंने पानी पहुंचाए। ये बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं। इन नरेंद्र मोदी साहब को आपने एक बड़े मैंडेट के साथ बैठाया है। ये सब वादे वो गुजरात मॉडल के जरिए आपके लिए पूरा करने की बात कर रहे हैं। हम सिंचाई और कृषि पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिंचाइयों और नदियों का मसला, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या है, पहले मैं वो आपको जल्दी से बता दूं। कम पानी से सिंचाई की तकनीक लाएंगे, बड़ा अहम मसला है, मोदी के बड़े फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है नरेंद्र मोदी के। जल संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करेंगे, ये एक और बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना लाएंगे, ये एक और बात कही है। बारिश के पानी को संरक्षित करके भूजल का स्तर बढ़ाएंगे, जैसे हम वाटर कंजर्वेशन कहेंगे सरल अंग्रेजी की भाषा में। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया जाएगा। बहुत बुरा हाल है नदियों का। नदियों को आपस में जोड़ना है, ये एक सरल बात नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। गंगा सहित दूसरी नदियों की सफाई पर हम ध्यान देंगे। तो ये इरिगेशन और नदियों के पॉइंट पर डॉक्टर हक आप कुछ कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा इसको लेकर आपसे आगे बढ़ता हूं। जब वो नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, वो बार बार गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमने किस तरह से बंजर जमीन को काटकर नदियों और नहरों के रास्ते मोड़कर पानी पहुंचाया। क्या ये अच्छा मॉडल है, क्या ये संभव है? बिल्कुल अच्छा मॉडल है और उसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा। इरिगेशन और वाटर सेट डेवलपमेंट का जो मॉडल है गुजरात का, हाँ। उसी से ही एक्चुअली वहाँ हरित क्रांति आई है। पिछले कई सालों में जो देश के अंदर आज सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है वो गुजरात में ही है, और उसका मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है आपका इरिगेशन और वाटर सेट डेवलपमेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चूँकि आपने उसमें और भी चूँकि कह दो फिर बाद में भूल जाऊँ,
वो दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में वहाँ रहा वो है कि वहाँ हर साल मई जून के महीने में एक एग्रीकल्चरल फेयर होता है जिसको कृषि महोत्सव कहते हैं। और कृषि महोत्सव में चीफ मिनिस्टर से लेके एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेके सारे एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स, विलेज लेवल ऑफिसर से लेके स्टेट लेवल जितने भी ऑफिसर्स हैं उस मेले में होते हैं। और ऑल द टाइम उनका वो इंटरेक्शंस होता है। ICAR के साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट होते हैं और इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी होते हैं और उनसे डिस्कस करके वो देखा जाता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी मतलब वो सुइटेबल है डिफरेंट रीजन्स के लिए स्टेट का, और उसी हिसाब से ही एक्सटेंशन ऑफिसर्स को कहा जाता है कि इसको प्रोपेगेट करो और उसका अडॉप्शन होता है। अनिल आसान, इसको आप बिजली से जोड़कर कैसे देखेंगे? मैं जानता हूं समय कम है, ये गंभीर विषय, इन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। इसको बिजली से जोड़कर आप कैसे देखेंगे? देखिए, किसान को मेरे विचार में चाहिए पानी। उसको इसेंशियली बिजली नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए खेती के लिए, घर के लिए और कारोबार के लिए बिजली अलग चीज है। बिजली पानी का जो है समस्या वो आने वाले डेकेड्स में बहुत ही गंभीर समस्या होने वाली है, क्योंकि पानी का अभाव है। नई नई जगह जहां जमीन हमें दिखती है वहां हम अर्बनाइजेशन कर देते हैं। कृषि के साथ रहते हुए किसान का एक डाइकोटमी है कि ना हम उसका पानी हर स्टेट में मेजर कर रहे हैं जो हर किसान ले रहा है, ना उसका वाटर रेट है सही फिक्स हुआ हुआ। तो चाहे बिजली होए चाहे पानी होए, मैं समझता हूं मीटरिंग हैज टू बी कंपल्सरी, तभी उसका अकाउंटिंग रहेगा। जो इस्तेमाल कर रहा है उसको जब तक उसकी करेक्ट उसका लेखा जोखा नहीं है कि मैंने कितना यूज किया, मैं एक्सेस यूज ना करूं, वेस्ट ना करूं, ये दोनों चीजें बिजली और पानी में इंटर रिलेटेड है। मगर बिजली की इतनी आसानी से कृषि के क्षेत्र में ये सब्सिडी वाला मसला आसानी से नहीं हल होने वाला। सही बात है, क्योंकि उतना आसान, सही बात है, क्योंकि आप जो इरिगेशन वाटर है वो तकरीबन फ्री है, यहाँ वो अपना ट्यूबवेल सिंक करता है और बिजली का फिर आप उससे रेट मांगते हो, जो अल्टीमेट प्रोड्यूस है वो एक ही। डॉक्टर, हाँ वही आखिरी बात, आप कह रहे हैं कि एक अच्छा मॉडल है, गुजरात में हरित क्रांति लेकर आया, लेकिन पूरा देश गुजरात नहीं है, तो क्या इसको आप लागू कर पाएंगे? बिल्कुल लागू कर सकते हैं। और जगह बिल्कुल जैसे इरिगेशन वाटर सेट स्कीम हर जगह ही था, ऐसा तो नहीं कि नहीं था। अगर स्टेट लीडर कमिटेड हो और उस पूरा एक्सटेंशन और रिसर्च सिस्टम को रैशनलाइज करके एक आगे बढ़ाएं चीजों को, तो बिल्कुल हो सकता है। वो तो एग्जाम्पल सामने जाता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसलिए मैंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं। आखिर के हिस्से में मैं आपको बीजेपी का वादा दिखाऊंगा जो सड़कों के मामले में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का ये बहुत पुराना सपना था, गोल्डन क्वाड्रेंगल का पूरा उन्होंने कार्य जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से उसको चलाया था। नरेंद्र मोदी इसको आगे कैसे लेकर जा रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बहुत जल्दी से, आपको वक्त मेरे पास कम है, एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा मैं अपने पैनल से सड़कों के बारे में। मैं इसको बहुत सालों से भारतीय सियासत में BSP फैक्टर कहता हूं, बिजली सड़क पानी का फैक्टर। ये नरेंद्र मोदी के लिए भी उतना ही अहमियत रखता है। जो उन्होंने वादे किए हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें जो है फ्रंट कॉरिडोर की बात कही गई है, पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने की बात कही गई है। ये बहुत अहमियत है और ये एक किस्म से मैं कहूं कंटिन्यूएशन में है अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का। राणा जी साहब, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बड़े एजेंडे में से होगा? ये सर्टनली बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, लेकिन इसको करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रिसोर्सेज, और इसमें भी राज्यों की भूमिका होगी, इसमें भी बहुत बड़ी एक भूमिका होगी। अनिल राजस्थान, आपको लगता है? कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर एक इसमें रोष आ रहा है कंट्री में, वो ये है कि जो टोल उनको चार्जेस देने पड़ रहे हैं, पहले वही हाईवे यूज कर रहे थे। तो ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के मॉडल की ये कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। और कई जगह इनकम्प्लीट हाईवेज हैं, हाँ, डाइवर्जन्स पे जा रहे हैं, फिर भी लोग 150-200 रुपए के टोल दे रहे हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की, जो मेरे हिसाब से, मेरे अपने आकलन से नरेंद्र मोदी के 4 बहुत ही अहम एजेंडे हैं जिनके बारे में गुजरात मॉडल को लेकर बहुत चर्चा हुई। पावर का मसला हो, सड़कों का मसला हो, इरिगेशन और नदियों का मसला हो, सिंचाई और नदियों को जोड़ने का मसला हो, और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा,
इनको आज के दिन हमने उठाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी के नए मंत्री जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले चुके हैं और हमारे सीईओ विक्रम चंद्रा वहां पर मौजूद थे। विक्रम, आपने तो कोई शपथ नहीं ली ना? नहीं, अभी तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, तो बस मैं चुपचाप वहां बैठ के जो भी वहां चल रहा था देख रहा था। वैसे तो बहुत भव्य समारोह था, जैसे होना ही चाहिए। हाँ। पर एक यही दिक्कत है कि जब आप मई जून के महीनों में गर्मियों में जब आप चुनाव करेंगे तो स्वेरिंग इन सेरेमनी भी बहुत गर्मी होगी, तो सबके पसीने वहां बह रहे थे। हाँ। काफी गर्मी थी विक्रम, पर ये ऐसा दिन था जहां सब चाहते। सैफरन कलर का प्रिडोमिनेंस नजर आया कि नहीं? ना कहते ना वो केसरिया रंग जो है बीजेपी का पारंपरिक, वो नजर आया कि ज्यादातर मेहमान अपने अपने कलर्स के कपड़ों में नजर आए? नहीं, रंग तो बहुत अनेक थे, रंग हर एक किस्म के वहां रंग आपको देखने में मिले। एक दो चीजें अलग थी, फर्क थी। एक तो वहां बहुत से लोग आए थे और वो स्वाभाविक है, एक इस किस्म का स्वेरिंग इन जिसमें इतनी आशाएं जुड़ी हैं उससे, इतने सारे लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, तो सब एक तरह से वहां आने के लिए उत्साहित थे। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां, फिल्म स्टार्स थे, पॉलिटिशियंस तो थे ही। कुछ ऐसे भाजपा के वहां पॉलिटिशियंस भी थे जो कुछ निराश थे क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। पर अन्य जो मंत्री भी थे जिनको पता चल गया कि वो मंत्री हैं, अभी भी उनको पूरी 100% कंफर्मेशन नहीं है कि उनका पोर्टफोलियो क्या है। इनफैक्ट कुछ अभी चर्चा चल रही है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है कि शायद मंत्री यहां आएंगे, गुजरात भवन आएंगे और शायद उनको बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है, कल वो काम करना है। पर अच्छा समारोह था, भव्य समारोह था जी, पर गर्मी बहुत थी। बहुत गर्मी थी विक्रम। आप हम देख सकते हैं कि आप सूटेड बूटेड वहां पर हैं और किसी ने आपको नहीं पूछा कि आप कौन सी शपथ लेना चाहते हैं। विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीईओ विक्रम चंद्रा, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं जो स्वेरिंग इन सेरेमनी मौजूद थे, वहां के रंग की तस्वीर हमको बता रहे थे। थैंक यू सो मच। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।